नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं नीरज पारिक आप सभी के साथ। मेरे दोस्तों, आज बात होगी सरपंच साहब की। सरपंच साहब जो खुद को मानते हैं कि हम दुनिया के सरपंच हैं जी, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई है कि इनके घर में ही इनकी पंचायती चलना बंद हो चुकी है। घर के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, जिसको ये माना गया कि भाई ठीक है तो अमेरिका के ही बिहाफ पे चलेगा, अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा नचाएगा, उसने भी बिल्कुल कड़वे कड़वे जवाब देने शुरू कर दिए। रही बात दूसरे जो इनके मजबूत सिपह सालार थे, जिनका नाम है एलन मस्क, दुनिया में बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। और रही सही में जो वहां का फेडरल कोर्ट है, जो कि दुनिया के सबसे मजबूत जुडिशियल कोर्ट्स में से एक माना जाता है, उसने भी इनको फटकार लगाई है। तो प्रॉब्लम कहां फंसा है, कैसे ट्रंप साहब फंस गए हैं, चीजों को समझते हैं। और दूसरा एक एंगल हम ये भी रखेंगे कि जिस तरह से 2014 के बाद में इंडियन जो पॉलिटिक्स ने जो आउटर वर्ल्ड में अपना डायमेंशन चेंज किया है, वो यूएसए की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन कर दिया, झुका दिया है। तो क्या वो पॉलिसी सही है? क्या भारत को भी इससे लाभ नुकसान है? क्योंकि जो खुद की पंचायत नहीं निपटा पा रहे हैं, वो हमारे बीच में इंटरफेयर करके या हमारे को कुछ विशेष लाभ उनसे नहीं होगा। सारी बात का क्रिटिकल एनालिसिस विदाउट एनी फिल्टर, ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट के लिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरे दोस्तों, हुआ क्या कि जब 2025 में जनवरी 2025 के अंदर यूएसए के इलेक्शन होते हैं और यूएसए के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में चुनकर के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि फर्स्ट टर्म उनका 2017 जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक था, और 2021 की जनवरी से लेकर के 2025 की जनवरी तक जो बाइडेन यहां के प्रेसिडेंट रहे। तो जैसे ही सेकंड टर्म में आते हैं, एक नारा बड़ा पॉपुलर हुआ। नारा आपके सामने यहां पे विजिबल भी हो जाएगा, जो मैं दिखाऊंगा। उसके अंदर ये बोलते हैं जी कि हम अमेरिका को एक तरह से रिबिल्ड करेंगे, अमेरिका फर्स्ट लेके चलेंगे, अमेरिका को टॉप लेवल यानी ग्रेट अमेरिका बना देंगे। अमेरिका के अंदर भी माहौल ऐसा ही था कि भी पता नहीं अब तो बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, और लगभग पूरी दुनिया के अंदर जो स्पेशली राइट विंग में एक अलग माहौल बन चुका था कि दुनिया का एक नया जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और बहुत कुछ बेहतर होने वाला। हिंदुस्तान में भी खुशियां थी कि भाई अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो पता नहीं कुछ बड़ा हो जाएगा, और हमने भी झप्पियां पाई, गले लग के बहुत 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 बधाइयां जो है वो ट्रंप साहब को यहां पे दी। लेकिन बदले में क्या मिला वो तो आपको पता ही है। लेकिन अब वहां क्या हो रहा है उस बात को समझिए। सबसे पहले अमेरिका ने, अब जैसे ही ये यहां पे आते हैं 2025 की जनवरी में, जमा अभी लगभग 130 दिन के आसपास की इनकी पॉलिटिक्स हुई है, वहां पे आते के साथ में ताबड़तोड़ डिसीजन देना शुरू, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालना शुरू। खुद को ही नहीं पता चल रहा कि हम कौन से ऑर्डर दे रहे हैं और कौन से ऑर्डर को हमको फिर से यू टर्न मारना पड़ रहा है। तो ये यू टर्न का कॉन्सेप्ट सिर्फ यूएसए का ही नहीं है, और भी जगह होता है। लेकिन यहां जब ये चीजें हुई तो यहां साहब इनकी नजर पड़ गई अपने पड़ोसी देश के ऊपर, जो है कनाडा। मैक्सिको के साथ में तो फाइट इनको पता ही है क्या है, लेकिन मैक्सिको की कंडीशन में और कनाडा की कंडीशन में फर्क है। मैक्सिको एक कंपैरेटिवली छोटा देश है, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, तो वो एज ए लाइबिलिटी यूएसए को फील होती है। लेकिन कनाडा का एरिया बहुत बड़ा है, मिनरल रिच है। दूसरा, वो आर्कटिक रीजन को टच करता है, पोलर रीजन को टच करता है। तो भैया पॉपुलेशन कम, लगता है कि यार इसको अगर अपना बना लिया जाए, यानी इसको अगर जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स हैं, एक स्टेट और बढ़ा करके इसको 51 कर लें तो कैसा रहे। मतलब सोचो, नजर क्या है कि एक पूरे देश को ही हम अपना बना लें, जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। तो कनाडा पे जो गिद्ध दृष्टि डाली साहब ने, आप थोड़ा सा एक बार नजर दौड़ाइए मेरे दोस्तों। यूएसए के जस्ट ऊपर यहां पे ये कनाडा आता है। ये अलास्का का रीजन है जो यूएसएसआर से लिया है अमेरिका ने। तो यहां पे ये चाहता है कि भाई ये जो कनाडा है, ये कनाडा हमारा हिस्सा बन जाए, और कनाडा अगर हमारा हिस्सा बन गया तो आर्कटिक सर्किल में, आर्कटिक रीजन में हम एक बहुत मजबूत देश के रूप में उभर करके सामने आ जाएंगे। इसी के कोशिशों में क्या हुआ, इसी की कोशिशों में साहब ने इनके ऊपर टैरिफ ठोकने शुरू किए। सबसे पहले टैरिफ्स लगाए, पड़ोसी पे लगा, मैक्सिको पे लगा। मैक्सिको को लेना इनकी वो नहीं है कोई बहुत ज्यादा, बिकॉज वो लाइबिलिटी सी फील होती है। कनाडा पे मेन नजर है। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो एक सर्वे कराया गया, ये सर्वे के एक्चुअल स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूं। सर्वे कराया गया यूएसए में कि भी क्या चाहते हो, कनाडा को 51 स्टेट 51वां राज्य बना लें। तो ये जो सर्वे हुआ मेरे दोस्तों, ये जनवरी 23 और 24 जनवरी 2025 को ये सर्वे होता है। इसमें ऑलमोस्ट 38% लोग जो हैं वो इसको ना में आंसर करते हैं, और 28% लोग इसको यस कहते हैं। 15% कहते हैं कि भैया हमें ढंग से नहीं पता, और 19 कहते हैं भी ठीक है, आए तो भी ठीक और नहीं आए तो भी ठीक। तो कुल मिलाकर के हम अगर फेवर में बात करें तो केवल 28% ही हैं जो फेवर में जा रहे हैं। बाकी सब या तो डिनायल मोड में है, या तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। तो सोचिए कि एक देश जिसके प्रेसिडेंट ये सपना देखते हैं कि भाई दूसरे देश को हम क्या करें, हम पूरा तरह से हमारा एक राज्य बना लें,
वहां के खुद के देशवासी उसके लिए तैयार नहीं है, सर्वे तो यही कहता है। अब आप अगर कनाडा की कंडीशन को देखोगे, देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन प्लीज दिमाग में रखिएगा, यूएसए के बिल्कुल ही ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत अभी आपको समझने में हेल्प करेगा। अब जैसे ही यहां पे आते हैं, आप देखो कि जीडीपी अगर आप कनाडा की देखोगे तो कनाडा की जीडीपी में 33% कनाडा की जीडीपी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। यानी 100 रुपए अगर कनाडा के अंदर आता है, 100 रुपए उसकी इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, उसमें से 33 रुपया जो है वो एक्सपोर्ट से यानी निर्यात से वो कमाते हैं। अब इस 33% टोटल जीडीपी में जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 33%, इसका 77% अकेले यूएस पे डिपेंडेंट है, यानी यूएसए में वो माल भेज रहे हैं। अब अमेरिका ने सोचा कि यार सामने देखिए किसी भी पोजीशन में यदि आपको वीक करना है तो आप उसकी इकोनॉमी को वीक करिए। तो इन्होंने सोचा कि यार ये 33% का मैक्सिमम 77% तो हम पे ही आता है, यानी लगभग पूरी इकोनॉमी का 23 से 24% हम पे डिपेंडेंट है। तो साहब इन्होंने बोला कि हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, टैक्सेस लगा दिए। टैक्सेस लगाए तो वहां इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई बढ़ी, कुल मिलाकर के दबाव ये था भी कैसे भी करके वहां की जनता को फील हो जाए कि कनाडा के साथ रहने में भलाई नहीं है। तो वहां पे कोशिश हुई कि कैसे भी जनता के अंदर सेंटिमेंट डेवलप करो, भले ही उनको स्ट्रेस दे करके कि भाई कैसे भी करके आप आ जाओ और अमेरिका के हिस्सा बन जाओ। ये पॉलिसी इनकी रही। अब यहां पे आप देखिए एक सर्वे जो है वो यूएसए और कनाडा को लेकर के हुआ कि भाई क्या कनाडा के लोग यूएसए का पार्ट बनना चाहते हैं। तो लगभग कनाडा इतना बड़ा, उसके इस हिस्से में जो आप ये रेड और डार्क ब्राउन कलर देख रहे हैं, इस हिस्से के अंदर ये सर्वे कराया गया। और ये सर्वे है दिसंबर 10, 2024 का, यानी अभी जस्ट बीते 10 दिसंबर का है। यहां पर आप देखेंगे तो मेरे दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में 79% नो। अल्बर्टा की ब्रिटिश कोलंबिया 79% नो कह रहा है, अल्बर्टा 74% नो कहता है। इसके बाद में यहां पे 79% नो आपके ऑन्टियोरो क्या है, हाँ ऑन्टियोरो के अंदर ये 84%, 83% और बचे हुए हिस्से के अंदर 90% के आसपास नो में आंसर आया। तो कुल मिलाकर के कनाडा की जनता उस कंडीशन को आप डाल रहे हो, इकोनॉमिकली प्रेशर में दे रहे हो, उसके बावजूद भी कनाडा आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब यहां पे होता क्या है, एक नया ही धमाका 2-3 दिन पहले इन्होंने किया, जो बोलते हैं कि साहब गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हम ला रहे हैं अमेरिका के लिए। गोल्डन डोम सिस्टम को सीधा यूं समझ लीजिए, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे आसमान से कोई हवाई हमला होता है तो उसको सैटेलाइट के थ्रू डिटेक्ट कर लिया जाएगा और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मिसाइल्स हैं वो जाके उसको आसमान के आसमान में नष्ट कर देंगे, चाहे फिर वो कितना भी एरिया हो। ये बहुत मजबूत सिस्टम बनाने की बात यहां पे यूएसए कर रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सैटेलाइट्स के थ्रू ये कनेक्टेड होगा, इंटरसेप्टर्स होंगे। जैसे ही कोई मान लीजिए हमला होता है या डिटेक्ट होती है मिसाइल, तो जो ऑलरेडी जो मिसाइल उनकी सेट है वो जाके उसको आसमान में नष्ट कर देगी। इसको आप S-400 या तो जो इजराइल के आयरन डोम, इस तरह के डिफेंस सिस्टम से समझ सकते हैं। अब यहां पे ये जो ला रहे हैं ये एक तरह से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, एक भविष्य की कल्पना है डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई हम कैसे हमारे रीजन को सेव करेंगे। अब यहां क्या चक्कर है मेरे दोस्तों, यहां पे इसको कनाडा की हेल्प चाहिए। बिना कनाडा को साथ में लिए ये जो इनका गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैप के ऊपर आ जाइए मेरे दोस्तों। आप यहां देखिए कि ये जो पूरा रीजन है ये आर्कटिक रीजन है और आर्कटिक पोलर रीजन के अंदर डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होता है। तो कोई मिसाइल अटैक का अगर मेजर कोई रास्ता होगा तो वो थ्रू पोलर एरिया से ही होगा। इसलिए इसको चाहिए कि भाई हमें कैसे भी करके वो जगह मिले जहां पे हम हमारे रडार्स एटलीस्ट लगा सकें जो पूरे एरिया को नजदीक से कवर कर सकें, क्योंकि यूएसएसआर का एरिया बहुत नजदीक उसी से पड़ता है। तो इसकी चाहत है और इसके बिना ये बहुत, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो आदमी ये तो सोचेगा यार कि हमारे सारे रास्ते जो हैं वो ठीक डायरेक्शन में चले। अब यहां पे क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने भाई ऑफर कर दिया कनाडा को कि गोल्डन जो डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको हम ये देने को तैयार हैं, आप ये ले लीजिए। तो ऑफर क्या था कि भाई अगर तुमने हमारे साथ में जुड़े एज ए 51st यूएस स्टेट, आप 51वें राज्य बन जाते हो, आपको हम फ्री में ये सिक्योरिटी दे देंगे, अदरवाइज तुम्हें पे करना पड़ेगा। मतलब आप सोचो किसी देश को खरीदने के लिए, तो कनाडा ने कहा कि वी आर नॉट फॉर सेल, वी आर ए सॉवरेन नेशन। आप किसी देश की बोली लगा रहे हो तो जो कनाडा की लगा सकता है वो हिंदुस्तान की भी लगा देगा, वो पाकिस्तान की तो लगा ही चुका है। वो किस देश के साथ में इन्होंने जस्टिस किया है आप मुझे बताइए, बिकॉज इनका सेल्फ इंटरेस्ट सबसे बड़ा है, क्योंकि ये अपने देश के देशवासियों के साथ ही नहीं हुआ। अभी समझ में सब आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखा। आई टोल्ड कनाडा which very much wants to be part of our fabulous golden dome system that it will cost $61 billion if they remain a separate but unequally
unequal nation but will cost $0 if they become our cherished 51st state they are considering the offer। मतलब आप कह रहे हो कि भाई या तो $61 बिलियन पे करोगे तो हम ये सिक्योरिटी देंगे या तो फ्री में दे देंगे। अब ये ट्वीट देखो क्या कहता है, फाइनली वो बोल रहा है दे आर कंसिडरिंग द ऑफर, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया एक अलग बात है, लेकिन इनडायरेक्टली जनता को संदेश दिया कि भैया ये जो है ये हमारी बात पे विचार कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इसको सोच के, इसको सुन के तो मेरे को पंचायत सीन के एक दो कैरेक्टर याद आ गया, भाई हाँ हो रहा है, वो हमारा आदमी वो कर लेगा। तो कुछ कुछ ही वैसा ही है जैसा बोला गया कि हाँ हमने बोला भारत पाकिस्तान का सीज फायर होना चाहिए। तो क्या है भाई ये बड़बोले, अब आपने किसके बिहाफ पे कह दिया कि वो कंसिडर कर रहे हैं? आप यू कुड आस्क इट कि भाई कंसिडर कर लो, बट आपने कंसिडर ये नहीं पूछा, आपने कह दिया कि कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो सर, अब क्या है, ट्रंप ने कनाडा को विकल्प दिया कि भाई या तो वो 51वां राज्य बन जाए या फिर उसको सुरक्षा प्रणाली चाहिए। तो 61 बिलियन मतलब 5 लाख करोड़ रुपए लगभग इंडियन करेंसी में आपको बना के देना पड़ेगा, वो आप हमें दे दो। तो एक तरह से यहां क्या लिख रहा है, ट्रंप मेक कनाडा ग्रेट अगेन, वो फिर से कनाडा को महान बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर के सेल्फ इंटरेस्ट में किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी को आप जीरो काउंट कर रहे हो, इसका मतलब आपका ही असली चेहरा है। तो भाई हुआ क्या, पड़ोसी देश ने इस बात को ढंग से इनको जाहिर करके बता दिया। और अभी क्या है, रिसेंटली जो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स हैं वो भी कनाडा की विजिट पे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया सॉवरेन कंट्री को अब इस तरह का ऑफर दे रहे हो, दैट मींस यू आर एक्चुअली इंसल्टिंग ए पर्टिकुलर नेशन, और सीधी सीधी बेइज्जती है। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। जब ये टैरिफ लगाने की बात हुई थी तब भी ये इस तरह का ट्वीट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने करके बोला था कि भाई या तो हमारी 51वें राज्य बन जाओ, हमारे बन जाओगे तो हमारे को बिना मतलब के टैरिफ तुम पे नहीं लगाएंगे, तुम पे बेमतलब के टैक्सेस नहीं होंगे, देश की इकोनॉमी भी ठीक होगी। और तुम जो देखो डर कैसे दिखाया जा रहा है, जस्टिन ट्रूडो जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, न्यू दिस एंड रिजाइंड, मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इफ कनाडा मर्ज विद यूएस देयर वुड बी नो टैरिफ, taxes would go away and they would be totally secure from the threat of Russia and China। मतलब लालच भी दो डर भी दिखाओ, लालच भी दिया डर भी दिखाया। लालच दे रहे हैं कि देखो नो टैरिफ नो टैक्सेस फलाना कुछ नहीं, और दूसरी तरफ तुम बच जाओगे चाइना और रशिया से। भैया सबसे पहला खतरा तो तुम खुद हो, क्योंकि तुमने ऐसा ऑफर देकर के सामने वाले को जाहिर कर दिया कि भैया हम तुम्हें कभी भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आज अगर कोई पॉजिटिवली होता ना, साम दाम दंड भेद, आज वार्ता से बात हो रही है, फिर लालच के साथ में फिर कल को आप अटैक भी करके आप ऑक्यूपाई कर लोगे लैंड को, तो खतरा तुम सबसे बड़े हो, दूसरे देश नहीं है। तो चाइना का और रशिया का डर दिखा करके पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्लोबल सेंटीमेंट अपने फेवर में डेवलप करना, ये इसकी शूट पॉलिटिक्स का पार्ट है। अब दोस्तों इस हिस्से में, क्योंकि यहां तो ये अलास्का का हिस्सा तो इसका है, यहां पे रशिया आ जाता है क्योंकि पोलर रीजन के अंदर जस्ट एकदम रशिया नजदीक में आ गया। अब यहां पे इस हिस्से के अंदर अगर ये इसको ये पूरा एरिया मिल जाता है तो सोचिए जियो पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितना बड़ा ये रोल। तो इसलिए इसका ये लालच है, ये कनाडा को लेना चाहता है। अभी तो ये लालच वाली बात है, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही बुरी तरह से फंस चुका है। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पे जब जो किंग चार्ल्स थे, किंग चार्ल्स ने सीधा सीधा कनाडा का सपोर्ट किया और कह दिया कि भैया सॉवरेन नेशन को अब इस तरह से इंसल्ट ना करें। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली हो गई इंसल्ट। अब बात आती है साहब एलन मस्क की। एलन मस्क टेस्ला के मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में सबसे आगे खड़े होते हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में खटपट शुरू हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो के भी शुरुआत में मैंने बोली थी एक लाइन कि भाई नई जूती और नई जूती और नई दोस्ती थोड़ी खतरनाक होती है, कब पैर काट ले पता नहीं। अब ये जब यहां पे आए तो एलन मस्क को लगता था कि यार ये जो है ना, ये रिवॉल्यूशनरी आदमी है और ये इंडस्ट्रीज के लिए कुछ करेगा। अब क्या है, वहां पे देखो बिजनेस क्लास का सीधा सीधा इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्टली ओपनली चंदा पैसा लेन देन होता है। इन भाई साहब को एलन मस्क ने 21,000 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। बहुत क्लियर कर समझिएगा सर, रुपए में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, 21,000 करोड़ की हेल्प करी चुनाव लड़ने में। अब जो यार कोई बंदा 21,000 करोड़ की हेल्प करेगा वो कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा आपसे, क्योंकि उसको भी चाहिए यार कि हमारी कंपनी को ग्रोथ मिले कुछ भी। तो जो भी अपेक्षाएं थी भाई, क्या हुआ, इन्होंने एंट्री ली और बाद में आकर के एलन मस्क ने क्या किया, एलन मस्क क्विट्स डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर क्रिटिसाइजिंग प्रेसिडेंट्स बिग ब्यूटीफुल बिल। ये एक बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है, ये जिद है डोनाल्ड ट्रंप की। अब इसके नाम पर साहब उसने दे दिया इस्तीफा कि मैं आपके यहां पे इसमें नहीं रहूंगा। इनको जिम्मेदारी ये दी गई थी कि भाई आप जो है यहां पे कौन सा है, हाँ डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, कि सरकार के जो खर्च है ना उनको कम करने में आप हेल्प करो, सरकार के खर्चे कम हो उसमें आप हमें जानकारी दो। अब सरकार के खर्चे किस में होते हैं, मेजर खर्च होता है वेलफेयर में।
अब वेलफेयर में जब पैसा कम होने लगेगा, और ऐसे स्पेशली इन कैपिटलिस्ट कंट्री, तो सोचो वहां की आम जनता पे क्या बुरी बीतेगी, जो एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का पार्ट है। तो जैसे ही ये डीओजीई का हिस्सा बना, कौन, एलन मस्क, वहां की जनता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यार हमने राष्ट्रपति किसी और को चुना है, ये क्यों, किस तरह की पंचायती। तो पहले तो ये सब गाली पड़ना शुरू हुई। दूसरी चीज, ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल मेरे दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर मैं नंबर इनका गलत नहीं पढ़ रहा हूं तो सिर्फ एक वोट से ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हुआ है। सिंगल वोट से, एक वोट आगे पीछे होता तो खेल खत्म था। ये 1000 पेज ज्यादा का बिल है, और कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप की जिद है, जो उसको लगता था 2017 से 21 में ना कर सके, उनको सबको ये काम करना चाहते हैं। जो भी सब आप बातें देख रहे हैं ना, कि हम बॉर्डर को सील कर देंगे, दूसरे देशों को वीजा, स्टूडेंट्स के वीजा का जो इशू आ रहा है, एजुकेशन के अंदर हम उन्हीं लोगों को लेंगे जिनका सोशल मीडिया चेक होगा कि भाई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ये बच, तो ये उसके इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। भाई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म से इतना डरते क्यों हो तुम यार? डरते इसलिए हो क्योंकि तुम एक तरफा हो, तुम पार्शियल हो। अब ये सब चीज समझ में आएगी। तो कुल मिलाकर के इसके चक्कर के अंदर हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप और इनके बीच की बात बिगड़ी कि साहब हम आपको टाटा बाय बाय कहते हैं, वो छोड़ करके निकल लिए। यहां पे एएनआई ने भी उस ट्वीट को दिखाया है, और एलन मस्क का भी ट्वीट है, और साफ कह दिया कि भाई द डीओजीई मिशन विल ओनली स्ट्रेंथ ओवर द टाइम एज इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ थ्रू आउट द गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि भाई पैसा कम करने के लिए तुमने मुझे जिम्मेदारी दी, लेकिन मैं जो कर रहा हूं तुम उसके उल्टे तुम डिसीजन ले रहे हो, तो भैया तुम ओवरऑल इसको ठीक करोगे तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। ये कह के बाय बाय। अब मेरे दोस्तों, जो आलोचनाएं एलन मस्क ने झेली, अब डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो था, उसके लिए एलन मस्क की फोटो क्या लिखा गया, आपके देखो, आपके ओलिगार्क बता दिया, ग्रिफिंग बता दिया, एफिशिएंट, कुल मिलाकर के इसकी घोर आलोचनाएं हुई, जनता में विरोध हुआ कि भाई एलन मस्क को हटाओ। एलन मस्क ने टाटा बाय बाय कह दिया। अब एक एंगल और समझिए, एलन मस्क का बिजनेस जो है टेस्ला का, वो चाइना पे बहुत बड़े लेवल पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी इस तरह की है कि टेस्ला जो उसकी कार बनती है, उसके 25%, छोटा नंबर नहीं कह रहा सर, 25% इक्विपमेंट्स एंड 40% बैटरीज चाइना में बनती हैं। अब आप ही देखिए, जिस मतलब जो मेन प्रोडक्ट है उसका 40% जो बैटरी के अलावा, क्या टेस्ला इलेक्ट्रिक कार तो बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट, वो 40% चाइना में बन रही, 25% आपके इक्विपमेंट्स बन रहे। तो कुल मिलाकर के चाइना के करीब एलन मस्क को रहना ही था, क्योंकि यार बिजनेस की बात होगी, कैसे छोड़ देगा। अब इस बात से लेकर के, क्योंकि 21,000 करोड़ रुपए दिए थे, तब हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछने लगे, कौन, एलन मस्क, कि भाई साहब जो तुम प्लानिंग कर रहे हो चाइना के अगेंस्ट में, क्या क्या सब मुझे बता तो दो, क्योंकि जो तुम्हारी खुफिया जानकारियां हैं, तुम्हारी जो आगे की फ्यूचर प्लान है, एटलीस्ट मुझे राइट है मुझे जानने का, क्योंकि मेरा वहां बिजनेस है और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तुमको पैसा देके बैठा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि यार ये चाइना का खास बन रहा है, तो कहीं ये हमें खतरा न पैदा कर दे नेशनल सिक्योरिटी को, तो उसने मना कर दिया कि हम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। इस बात से भी एलन मस्क नाराज। अब एलन मस्क की मजबूरी एक और है, आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, लगभग 11,760 करोड़ रुपए। कितना सर? 11,760 करोड़ रुपए का लोन जो है वो चाइना ने दिया हुआ है टेस्ला को, यानी एलन मस्क को। तो 11,700 करोड़ के तो आप डेट में हो चाइना के। दूसरी चीज, आपके देश के अंदर जो आपकी जो मेजर फैक्ट्रियां हैं वो आपने स्टैब्लिश कर रखी है। यहां 40% बैटरी, 25% आपके इक्विपमेंट्स यहां से बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चाइना को एकाएक छोड़ना बहुत मुश्किल था। जैसे ही ये चीजें ट्रंप को अच्छे से पता है, ट्रंप ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बातें की, रेसिप्रोकल टैरिफ ने टेस्ला की कमर को तोड़ के रख दिया, क्योंकि ट्रंप को यह आइडिया था कि भाई ये जो चाइना के फेवर में जाके बैठा है तो घाटे का काम है। अब बेचारे के साथ हुआ क्या, आप ये देखिए कि टेस्ला का जो प्रॉफिट था वो 71% रिड्यूस हो गया जस्ट आफ्टर द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। क्योंकि इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब दुनिया डिपेंडेंट हो रही है, और ये ग्लोबलाइजेशन का नाटक भी कहां से शुरू हुए थे, वहीं से शुरू हुए थे। अब वही चीज आपको समस्या बन के दिख रही है। एक तरफ आप कहते हो चीजें होनी चाहिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड होना चाहिए, ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, बॉर्डर फ्री टैरिफ, नो टैरिफ फलाना, और फिर आप जो है वो एक जिसको कहते हैं अपने अप्रोच को बदलने का काम करते हो। तो इस अप्रोच में सर 2025 के इस फर्स्ट क्वार्टर में 71% का प्रॉफिट का इन्होंने कमी हो गई, एक तरह से घाटा हो गया। अब बताइए एलन मस्क जो दुनिया के सबसे रईस लोगों की फेहरिस्त में था, वो क्या सोच करके इनका साथ देगा। तो कुल मिलाकर के ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की पॉलिसीज अपने देश के फेवर में ही नहीं रही। इसके बाद में तीसरा चाबुक चलता है मेरे दोस्तों यहां के कोर्ट की। जो फेडरल कोर्ट है, आप एक बहुत सरल भाषा में समझो, टेक्निकल में नहीं बोल रहा, दुनिया के सबसे मजबूत कोर्ट्स में से ये एक है। क्यों है? क्योंकि जहां पे फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक व्यवस्था, जहां राज्य और केंद्रों के संबंध जितने प्योर होंगे, जितनी प्योरेस्ट फॉर्म में जहां संघात्मक व्यवस्था होगी,
वहां पे उतना मजबूत जो है वो जुडिशरी सिस्टम होगा। यूएसए सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरल सिस्टम माना जाता है, तो वहां की जुडिशरी सबसे पावरफुल है। इंडिया का क्वासी फेडरल है, यानी फेडरेशन है लेकिन सेंटर को पावर ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट कंपैरेटिवली फेडरल कोर्ट से कम पावर रखता है। आप यूके चले जाइए, वहां फेडरेशन का नामो निशान ही नहीं है, तो वहां की संसद सबसे बड़ी है, जुडिशरी के पास विशेष पावर नहीं बचते। अब यहां क्या होता है, ये कोर्ट ने साहब एक बात बोली, अंकल ने जब टैरिफ ठोकने शुरू किए मन मर्जी, क्योंकि ये वो जो बिग ब्यूटीफुल वाली बात थी, बहुत सारे काम ऐसे करने थे, वो लगता था कि अब अगर मैं दोबारा तो तीसरी बार तो बन नहीं सकती, 2 टर्म का मैक्सिमम वो होता है, और जिंदगी अगर कहीं छूट गई तो अमेरिका के ग्रेट बनने से रह नहीं जाए, तो इन्होंने ताबड़तोड़ डिसीजन लेने शुरू किए। उसी के ऊपर वहां के फेडरल कोर्ट ने कहा, यूएस कोर्ट ने कह दिया कि प्रेसिडेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन विद जस्ट ए पेन। यार तुम एक कलम हाथ में लोगे और पूरे संविधान को ओवरराइड करोगे, उस संविधान को उल्लंघन कर जाओगे, तो ये सब चलने वाली बात नहीं है। और क्या कुछ यहां पे होता है, आप एक छोटा सा डेटा मैं बताता हूं, लगभग 200 से ऊपर पीआईएल जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में डली है। बहुत सारे डिसीजन जो है खुद ने चेंज कर लिए, तो कुल मिलाकर के स्टेबिलिटी डिसीजंस की ही नहीं हो पा रही है कि आखिर में अमेरिका का प्रशासन किस दिशा में जा रहा है। मजबूत सबसे राष्ट्रपति है, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मजबूती का मतलब बेवकूफी नहीं होता है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि जिस समय पे अमेरिका के अंदर ये 2025 के बिगिनिंग में माहौल बना था कि भाई ट्रंप को लाना है, अमेरिका को अगेन ग्रेट बनाना है, तो भैया क्या तुम्हारी दिशा सही है? वी द पीपल स्टैंड विद ट्रंप। तो ट्रंप के साथ में लोग दूर जा चुके हैं, लोग हट रहे हैं। अब तक ट्रंप के खिलाफ याचिकाओं की संख्या 250 से प्लस है। 180 से ज्यादा बार यूएस कोर्ट ने आदेशों पर रोक लगाई है। और इन भाई साहब ये तो इग्नोरेंस मोड में, इनको लगता है छोड़ो यार जो है वो ठीक है। ट्रंप अपने फैसलों पे पलट चुके हैं। सवाल यह है भैया लीडरशिप है या कंफ्यूजन? कि लीडरशिप में कंफ्यूजन तो क्लियर ही दिख रहा है ना, क्योंकि आपको क्लियरिटी है ही नहीं, और फिर आप दुनिया को सलाह देने लगते हो। आपने बिठा लिया एक तरफ, आप जाते हो जिनको एक समय पे आप कहते थे भैया ये तो टेररिस्ट हैं, इनके साथ तो कभी बैठ नहीं सकते, उनके आप कंधे पे हाथ रख के चलते हो। आप दूसरे देशों से बड़े बड़े गोल्फ कोर्स जो है वो गिफ्ट में लेते हो, आप प्लेन गिफ्ट में ले लेते हो। उसके साथ में आप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला करके अनाप शनाप बोलते हो। कभी आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट को 2 बातें सुनाते हो जिसने उसकी बर्बादी के अंदर आपका रोल नहीं है कि जेलेंस्की की बर्बादी में आपका है। तो यहां पे इस अंकल को कि इस बिहेवियर को समझना है। अल्टीमेटली अमेरिका, अब अमेरिका फर्स्ट छोड़िए, अमेरिका अलोन की पॉलिसी में क्या ये जा रहा है? आपकी नजर क्या कह रही है? आपको यदि लगता तो कमेंट करके जरूर बताना सर, एक डिस्कशन कम से कम हेल्दी होना चाहिए। तो ये अमेरिका फर्स्ट से अभी अमेरिका अलोन की तरफ ये मूव कर रहा है, और विश्वास कीजिए अमेरिका अलोन की पॉलिसी की तरफ अगर ये जाता है, ये नहीं जाएगा, दुनिया इसको लेकर के जाएगी, और वो दुनिया के हित में होगा। बिकॉज एक वीडियो जो आप आई बटन में आप देख रहे हैं, कैसे 20 देशों को बर्बाद किया है, क्या कहानी है, एक एक बात मैंने यूएसए की यहां पे खोल के रखी है, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। अब मेरे दोस्तों बात आती है साहब की। साहब के नजरिए में यूएसए क्या है? आप वहां पे प्रोग्राम कर रहे थे, आपको आपके इंडियन लोग वहां आए हुए थे, ट्रंप साहब भी वहां थे, आप उनके पास जाते हो माहौल बनाने के लिए, हाथ पकड़ते हो और पूरे स्टेडियम का चक्कर उनको लगवाते हो। आप उस स्थिति को थोड़ा सा ढंग से देखेंगे ना, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ असहज थे। तो ठीक है, आपने देश के पक्ष में माहौल बनाया या क्या किया वो तो आपकी बेहतर सोच है, लेकिन देश का हित क्या है वो कम से कम ही देखिए कि अमेरिका की गोद में देश कितना सुरक्षित है, हमें क्या वहां जाना चाहिए। मेरे ख्याल में सर हमें एक नई अप्रोच नहीं सर, एक पुरानी ही अप्रोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो ये है कि टाइम के साथ में हर चीज बदलती है। अब हिंदुस्तान को रशिया, चाइना और इंडिया का एक ये ट्रियो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये ट्रियो मेंटेन हो गया, आपकी सारी समस्याओं के हल हो जाएंगे, आपके पास में कोई प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं, और जो प्रॉब्लम बचेगी वो इतनी छोटी होगी कि आपके ऊपर उसका दबाव नहीं होगा। तो रशिया, चाइना और इंडिया की ये दोस्ती अमेरिका से बहुत हद तक सेफ है, सिक्योर है। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना, आप बोलेंगे साहब चाइना की एक्टिविटीज रही हैं, तो समय के साथ में क्या नहीं बदला है, टाइम के साथ में क्या चेंज नहीं हुआ? क्या 99 में आकर के आपने चाइना ने सिक्किम को लेकर के अप्रोच अपनी नहीं चेंज की? क्या आपने उसी समय पे तिब्बत को लेकर अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की? तो क्या नहीं बदल सकता? आईआर क्या स्टैटिक होता है? देश का हित यूएसए के साथ में नहीं है, यूएसए के साथ में किसी देश का हित नहीं है अनलेस उसका गुलाम ना हो जाए। दूसरी बात, उसकी जनता वहां की सुखी नहीं है, तो आप कहां से सुखी हो जाओगे? इसके साथ में एक फैमिली का एक्सपेंशन ब्रिक्स के रूप में हम देखते हैं, यानी ये 3 तो एक कोर हम लोग हो गए। साथ में अगर हम ब्रिक्स की बात कर लें, जिसके अंदर ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है,
साउथ अफ्रीका है और चाइना है, ये एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बन सकता है जो कि एक वर्ल्ड लीडरशिप की तरफ जा सकता है। तो ग्लोबल लीडर बनना किसी देश का सपना नहीं होना चाहिए। ग्लोबल लीडर हमें क्यों बनना है? हमें एक ग्लोबल ग्रुपिंग को आगे लेके जाना है, दुनिया को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है। तो आप जो ग्लोबल लीडर के चक्कर में फंसा हुआ अमेरिका है उसको नमस्कार बोलिए और धीरे 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 आप अपनी, हमें जो शिफ्टिंग करनी चाहिए वो चाइना से और अमेरिका से, सॉरी रशिया से रिलेशंस को ठीक करने में चाहिए। अब क्या होगा, अब यहां पे कुछ लोगों के पेट में हो जाएगी तकलीफ, जिनके चश्मे चढ़े हुए हैं। वो ये कहेंगे भाई ये तो चीन का दलाल है, ये तो चाइना की भाषा बोलता है। भैया मैं चाइना की भाषा नहीं बोलता, मेरे वीडियोज में आप चाइना के कटाक्ष भी सुनोगे, लेकिन बात यह है कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का छोटा सा टीचर हूं। इसी नजरिए से मैं अपनी बात कहता हूं और अनफिल्टर्ड कहता हूं, क्योंकि मैंने जो इस चैनल को मैंने जो बिल्ड किया उसकी टैगलाइन आपको शायद पता नहीं है, ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। ट्रुथ पे बात करेंगे, इनसाइट देंगे और उसका इंपैक्ट होना चाहिए जो आपके कमेंट्स में शो हो जाएगा। तो प्लीज इस तरह की नेगेटिव अप्रोच तो कम से कम मुझे लेके ना बनाए तो आपकी मर्जी की बात है, जो सच है सो सच है। इसलिए साहब को समझना होगा कि अब हमें एक नए जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए के साथ में हम संबंध खराब करें, लेकिन न्यूट्रलिटी लानी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके हमें हमारे उसी माहौल में फिर से जाना है जहां पे हम एक सेफ सिक्योर जोन में जा सके। अब मेरे दोस्तों बात आती है कि हमारा जो ये एनालिसिस है ये आपको कैसा लगा। यदि आप फील करते हैं कनेक्टेड तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए, और अगर फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह के टॉप क्लास अनफिल्टर्ड और ट्रुथ इनसाइड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाएं। अब न सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस पे, अब हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स के भी एनालिटिकल कुछ कंटेंट आपको हम देने वाले हैं, जो कि आपको देख करके नया इंसाइट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्ट। तो अगर आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए, तो नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।